नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत। देश भर के 3000 से अधिक केंद्रों में शुरू होगा वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लिया तैयारियों का जायजा। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को। आज की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से हुई चर्चा। कृषि कानूनों के समर्थन में IMF, कहा किसानों का बढ़ेगा मुनाफा। नेपाल अपनी धरती से नहीं देगा किसी भी भारत विरोधी गतिविधि की इजाजत। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में नेपाल के विदेश मंत्री ने दिया भरोसा। भारत से कोविड वैक्सीन मुहैया कराने का किया अनुरोध। स्टार्टअप से युवाओं को आविष्कार और इनोवेशन का मिलेगा मौका। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन। प्रारंभ में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करेंगे संवाद। और देश भर में मनाया गया सेना दिवस। दिल्ली के करियप्पा मैदान में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने ली परेड की सलामी। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा गलवान में वीर सैनिकों का बलिदान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश स्तर पर शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा और देश के सभी हिस्सों में इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक सत्र स्थल वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सत्र स्थल पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस चरण के दौरान ICDS श्रमिकों समेत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम में कोविन का उपयोग किया जाएगा। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कोविन वैक्सीन स्टॉक, भंडारण, तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों की स्थिति की जानकारी देगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण सत्रों के संचालन के दौरान सभी स्तरों के कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। कोविड टीकाकरण अभियान के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की पर्याप्त मात्रा पहले ही पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहुंचा दी गई है। इनका जिला स्तर पर भी वितरण किया जा चुका है। जन भागीदारी के सिद्धांतों पर कार्यक्रम शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया है। कोविड टीकाकरण अभियान से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कम्युनिकेशन वॉर रूम के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के कामकाज के हर पहलू को बारीकी से समझा। कोविन वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और वैक्सीन के लिए लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग की जानकारी प्रदान करेगा। ये विशेष रूप से कोविड वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए जाने वाले किसी भी अफवाह को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। हम इस समय मौजूद हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर में। राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो दिल्ली का अस्पताल है उसका वैक्सीनेशन सेंटर है। अंदर टीकाकरण कक्ष है जहां पर साइट आप देख सकते हैं कि ये साइट 1 है और साइट इस तरीके की करीब 3 साइट हैं यहाँ पर, जो 3 साइटों पर जो वैक्सीनेशन होगा। पूरी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो वहाँ से जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था वहाँ से जो पर्ची मिलेगी उसे यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। जो वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं उसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ इस जगह उनके वैक्सीन लगेगी। जो हेल्थ वर्कर हैं, क्योंकि शुरुआत में जो हेल्थ वर्कर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके वैक्सीन लगेगी। इसके बाद जो वैक्सीन जब लग जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं वो आएंगे, यहाँ उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और एक पूरा वेटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पूरी स्थिति का जो जायज़ा लिया जा रहा है लगातार यहाँ एमएस भी जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस डॉक्टर राणा AK सिंह मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए कितनी देर तक रखा जाएगा? देखिए, आधे घंटे हम ऑब्जर्व करेंगे और वो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड नॉर्म है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हमको उनको आधे घंटे तक यहाँ बैठा करके ऑब्जर्व करेंगे। और आप देखिए कि इसी फैसिलिटी के एक तरफ में हमने एक रिससिटेशन एरिया बना रखा है। सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हमारी सिस्टरें यहाँ होंगी, एनेस्थीसिया की टीम यहाँ होगी, तो ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत उनका केयर या इलाज यहाँ शुरू कर देंगे। और आपको बताऊँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते कि ये जो वैक्सीन है ये कहीं से ऐसे ही उठ के नहीं आ गया, ये तो बाकायदा ट्रायल एंड टेस्टेड वैक्सीन है। तो इस तरह की चीज़ों की हम बहुत समझिए कि उम्मीद कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक और बात आपसे समझना चाहूँगा सर, वैक्सीनेशन की जो सुरक्षा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी में है वो उस जो वैक्सीन है उसकी सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम हैं? वैक्सीन यहीं पर बगल में एक कमरा है जिसके अंदर में अभी लॉक एंड की में है। हमारा जो वैक्सीन का जो खुराक था, वो जो डोज था हमारे पास आ चुका है। तो वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में भी हम लोग पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। एकदम पुख्ता इंतजाम है वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी, साथ ही में जिनका वैक्सीनेशन होगा उनकी सुरक्षा को लेकर भी। जो चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यही इंतजाम पूरे देश में किए गए हैं कि वैक्सीन को लेकर कल से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा उसमें कोई भी मुश्किल ना आए। कैमरामैन DK पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से एक दिन पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करने वाले और टीके के बारे में एक फैक्ट शीट साझा की है। इसमें यह बताया गया है कि किसे खुराक दी जाएगी और किन परिस्थितियों में किसी को इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उससे बाहर रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि कोविड वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। वहीं दोनों डोज में 28 दिन का अंतराल होना चाहिए। दूसरी खुराक उसी टीके की होनी चाहिए जिसकी पहली खुराक दी गई है, यानी टीकों के इंटरचेंज की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन एलर्जी वाले व्यक्ति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि ब्लीडिंग और कोएगुलेशन डिसऑर्डर के इतिहास वाले लोगों के केस में विशेष सावधानी जो है वो बरती जाएगी। और आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कोरोना वायरस महामारी और इसके आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए बहुत निर्णायक कदम उठाने के लिए भारत की सराहना की है और देश की अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधार सुनिश्चित करने के लिए इस साल और अधिक कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अधिक आबादी वाले भारत के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत बड़ी चुनौती थी। जहां पे जनसंख्या का घनत्व काफी अधिक है, तब भारत ने अधिक सुनियोजित ढंग से प्रतिबंधों को लागू किया और लॉकडाउन लगाया। जॉर्जिवा ने कहा कि ये हम सभी ने देखा कि भारत ने किस तरह से अपने निर्णायक कदमों से संक्रमण के अधिक प्रसार को रोका है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की आज वार्ता हुई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। दोनों पक्षों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत में आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों की शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। उन्होंने यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना ले, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खुले मन से किसानों को बातचीत के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अगली वार्ता में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई है। जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि भारत में हाल ही में पेश तीनों कृषि कानून सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल प्रभाव झेलने वाले लोगों के बचाव के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध जो है वो जरूरी है। आईएमएफ के संचार निदेशक प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि नए कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता बढ़ाएंगे। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों में भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाए जाने का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। राइस ने कहा कि ये कानून किसानों को खरीदारों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने का मौका देंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी, दक्षता बढ़ेगी, जो किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत दिलाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे रोजगार बाजार में समायोजित हो सके। राइस ने कहा कि निश्चित रूप से इन सुधारों के लाभ प्रभावशीलता और उनके कार्यान्वयन के समय पर निर्भर होंगे, इसलिए सुधार के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें अहम सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी को दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित रहेगी। लोकसभा में आम बजट पेश होने के 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट की प्रति सभा पटल पर रखेंगी। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कोविड-19 महामारी की वजह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से सम्मन जारी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के मुताबिक राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझें अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र कोविड महामारी की वजह से नहीं हो पाया, जबकि मॉनसून सत्र को तय समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नई संसद भवन का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। 1 महीने पहले 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा और इसके 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार की योजना 2022 में संसद के मॉनसून सत्र का आयोजन नए भवन में करने की है। नए संसद भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सप्ताह की शुरुआत में 14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके अलावा उसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को भी हरी झंडी दिखाई थी। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग समूहों, शिक्षाविदों, निवेशकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों के साथ संवाद करेंगे। स्टार्टअप के बीच सहयोग में व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे नए विचारों को फलने फूलने और युवाओं को नवसृजन, आविष्कार और इनोवेशन का मौका मिलेगा। दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन प्रारंभ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से स्टार्टअप इकोसिस्टम और बिम्स्टेक देशों के बीच नेबरहुड फर्स्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। We have started the year on such an auspicious note with Prarambh, getting together startups from across different countries around the world, an international summit to encourage the startup ecosystem. And what better way than demonstrating our neighborhood first policy with our colleagues from the BIMSTEC nations joining us on this inaugural session. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 16 जनवरी को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के युवाओं से शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि समिट के माध्यम से युवाओं को कई देशी और विदेशी फोरम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा दुनिया भर के वक्ताओं को एक मंच पर आने और अलग अलग प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, मजबूत नीतियों और पहल पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। 5 साल पहले शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया की मुहिम न केवल भारत में कामयाब हो रही है, बल्कि बिम्स्टेक देशों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। वहीं 25 से ज़्यादा देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू हो गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। और आज 73वां सेना दिवस मनाया गया। भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से 1949 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जहां पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित सेना दिवस समारोह में सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्र को यह भरोसा दिलाया कि गलवान में भारत के वीर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर यथास्थिति को बदलने की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। और इस मौके पर वीरता के व्यक्तिगत कार्यों के लिए 15 सेना पदक और अपनी अपनी इकाइयों के लिए सराहनीय कार्य प्रदर्शन के लिए 23 COAS यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। करण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, MSME और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी सेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर जवानों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश साहसी और समर्पित सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभारी रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं देता हूं। अमर बलिदानी सैनिकों की पुण्य स्मृति को शतशः वंदन। सैनिकों, परिजनों के धैर्य को नमन करता हूं। देश की सीमाओं की रक्षा हो या आपदा राहत, राष्ट्र आपके
शौर्य और साहस पर सदैव विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा। महामारी के दौरान भी सेना दुर्गम सीमाओं की सतर्क प्रहरी बनी रही। महामारी का सामना करने में भी हमारी सेना तथा रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा अभिनंदनीय योगदान रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना, उनका और उनके परिजनों का सम्मान करना कृतज्ञ राष्ट्र का दायित्व है। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारी सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्पित है, जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इस अवसर पर सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस के मौके पर ट्वीट संदेश में कहा कि देश भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करता है। भारत को राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा पर गर्व है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के उत्पादन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस शानदार कार्य पर गर्व है जो कि BEML में इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की टीम कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत के सच्चे योद्धा हैं जो भारत को विकास के पथ पर आगे ले जा रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेपाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के इस्तेमाल के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली ने आज ये बात कही। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने कोरोना के खिलाफ 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उत्पादन में सफलता के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने नेपाल को कोविड वैक्सीन की जल्द डिलीवरी किए जाने के लिए भी गुजारिश की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत नेपाल संयुक्त आयोग यानी कि JCM की 6ठी बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नेपाली समकक्ष प्रदीप कुमार गयावली के साथ बैठक कर द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संपर्क, अर्थव्यवस्था, कारोबार, ऊर्जा, तेल और गैस, जल संसाधन, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मसले, सीमा प्रबंधन, पर्यटन समेत सहयोग के अनेक पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। इस बीच नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पे उन्होंने सड़क हादसे में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपराष्ट्रपति को अपने स्वास्थ्य में हो रहे सुधार के बारे में बताया। उपराष्ट्रपति ने श्रीपद यसो नाइक के डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने मुलाकात के बाद श्रीपद यसो नाइक जी के स्वास्थ्य के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि डॉक्टरों ने श्रीपद यसो नाइक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि वे अब खतरे से बाहर हैं। उनके स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं। वहीं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक से फोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने श्रीपद यसो नाइक से उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। सोमवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अकोला के पास केंद्रीय मंत्री की कार सड़क हादसे में शिकार हो गई। हादसे में उनकी पत्नी विजया नाइक और निजी सचिव की मौत हो गई थी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बजट सत्र 2021 पर हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।